गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। और साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की डेली करंट अफेयर्स। आज है 15 फरवरी। और साथियों, आज हम बात करेंगे आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी पिछले 24 घंटे में फैक्ट्स और स्टैटिक नॉलेज जो भी निकली होगी उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व रेडियो दिवस के बारे में बात करेंगे। विश्व रेडियो दिवस मनोरंजन, सूचना तथा संचार के माध्यम से रेडियो के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है जी? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। वर्ष 2011 में यूनेस्को ने 36वीं महासभा में हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। कब से मनाया जा रहा है? 2011 में घोषणा की गई थी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। वर्ष 2012 में पहली बार विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूएन द्वारा इसको मान्यता है, विश्व रेडियो दिवस को। ठीक है। यह दिवस वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो द्वारा किए गए पहले कॉल साइन ट्रांसमिट को चिन्हित करता है। यानी यूएन द्वारा सबसे पहले जब अपना संदेश प्रसारण किया गया था रेडियो पर, तो उसी को ये चिन्हित करता है। तो विश्व रेडियो दिवस के बारे में मैंने आपको बताया। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलिए, 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि यूनेस्को इस अवसर पर प्रसारकों, संगठनों और समुदायों के साथ मिलकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। इस दिन क्या क्या होता है इसके बारे में? रेडियो मनोरंजन, सूचना संचार का शक्तिशाली माध्यम है। इस वर्ष के रेडियो दिवस पर यूनेस्को ने सभी रेडियो स्टेशनों से 3 उपविषयों के माध्यम से इस दिवस को मनाने का आह्वान किया। ये 3 उपदिवस कौन कौन से थे? चलिए ये 3 उपविषय कौन कौन से थे इसके बारे में बात करेंगे। रेडियो पत्रकारिता में विश्वास का निर्माण, फिर है विश्वास और पहुंच रखना, और तीसरा है जी इसमें रेडियो स्टेशनों का विश्वास और दृश्यता। रेडियो स्टेशनों का आर्थिक अस्तित्व दैनिक श्रोताओं को आकर्षित करने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसरो ने किया PSLV C-52 मिशन लॉन्च। तो इसरो का नया मिशन लॉन्च हुआ है। इसरो क्या है? भारतीय स्पेस अनुसंधान संगठन है ये। ठीक है जी, भारतीय ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जिसको बोलते हैं हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। तो इस वर्ष इसने जो है अपने पहले मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मिशन का नाम है ये PSLV C-52 मिशन लॉन्च किया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो इसी का ही पार्ट है इसरो का, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, ये क्या है? ध्रुवीय उपग्रह, जो एक ये क्या है? ये एक व्हीकल है जिससे जो सैटेलाइट होता है वो लॉन्च होता है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है। इससे पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह EOS-04 को ले जाया जाएगा। तो PSLV क्या करेगा? PSLV लेकर के जाएगा किसको? EOS-04 को। यह मिशन आयनोस्फीयर गतिकी के साथ साथ सूर्य की कोरोनल हीटिंग प्रक्रिया की समझ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। PSLV C-52 उपग्रह लगभग 1710 किलोग्राम वजन का है और EOS-04 के चारों ओर 529 किलोमीटर की सूर्य तुल्य ध्रुवीय कक्षा की परिक्रमा करेगा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह EOS-04 क्या है? EOS-04 है पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह। साथियों, सभी मौसमों में उच्च गुणवत्ता वाले चित्र प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। एक तरह का राडार इमेजिंग सैटेलाइट है, रीसैट। ये समझ लीजिएगा, जो भी हमें मान लो पिछले 7 दिन का जो हमें मौसम संबंधी जानकारी मिलती है, तो उसी में उसको एडिशनल करने के लिए इसको भेजा जाएगा EOS-04 को। नेक्स्ट है, इस उपग्रह में थर्मल इमेजिंग कैमरा शामिल है जो वानिकी, कृषि, बाढ़ मानचित्रण,
मिट्टी की नमी, जल विज्ञान जैसे अनुप्रयोगों के लिए चित्र उपलब्ध कराएगा। कार्टोसैट, रिसोर्सैट एंड रिसोर्स 2B भू प्रेक्षण उपग्रहों की श्रृंखला के द्वारा किए गए अवलोकनों को पूरा करते हुए सी बैड में अवलोकन डेटा एकत्र करेगा। तो सी बैड क्या है? सी बैड इनका डेटा सेंटर है। सी बैड क्या है? डेटा सेंटर है जी। इसके बारे में, सी बैड के बारे में पता कर लेंगे। ये क्या है? डेटा सेंटर। चलिए नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है जी आपका इस्माइल स्कीम। इस्माइल स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। इस्माइल स्कीम क्या है? तो दिनांक 12 फरवरी 2022 को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने, कौन सा विभाग ने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने देश की राजधानी में इस्माइल की फुल फॉर्म देख लेंगे। इस्माइल की फुल फॉर्म, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं लगातार। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं? एक तो इस्माइल की फुल फॉर्म ही आ जाएगी। इस्माइल की फुल फॉर्म क्या है? तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये है इसका फुल फॉर्म। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इस्माइल शॉर्ट रूफ क्या होगा? इस्माइल। किससे संबंधित है? अच्छा ये देखो किस विभाग ने इसको लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने। ठीक है जी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिससे आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के समर्थन हेतु तैयार किया गया है। यानी आजीविका और उद्यम, आजीविका और उद्यम दो चीज़ों से जुड़ी हुई है। किन के लिए है? जो सीमांत व्यक्ति है उनके समर्थन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एक पर्सन और बन गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है कैबिनेट में? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले का काम करने वाले लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। ये नोट कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस्माइल स्कीम का। इस्माइल स्कीम की फुल फॉर्म मैंने बता दी। और इस्माइल स्कीम को किसने लॉन्च किया? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, किसके पास है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले का काम करने वाले लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। और वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2025-26 के लिए इस योजना का कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय ने 365 करोड़ रुपये अलग से आवंटित किए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अलग है और राष्ट्रीय महिला दिवस अलग है। तो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व कवयित्री सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किसकी जयंती के? ये थी स्वतंत्रता सेनानी भी थी और एक बेहतरीन कवयित्री भी थी और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही है सरोजिनी नायडू। ठीक है। इस वर्ष उनकी जयंती की 143वीं वर्षगांठ मनाई गई। दिनांक 13 फरवरी 2014 को इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। कब से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर? 13 फरवरी 2014 से। अब सुश्री सरोजिनी नायडू के बारे में जो फैक्ट है वे पढ़ते हैं। 13 फरवरी 1879 को 1879 को हैदराबाद में सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। अपनी काव्य रचनाओं के कारण उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत कोकिला दो उपनाम थे उनके, याद रखिए। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट है जी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में वह महिलाओं का प्रभावी चेहरा थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, उन्होंने वर्ष 1917 में महिलाओं के अधिकारों, मताधिकार संगठनों एवं विधानसभा में प्रतिनिधित्व के लिए महिला भारत संघ की स्थापना की थी 1917 में। ये फैक्ट हो गए जी, यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली ओरल पिल, ठीक है ना, जो खाने की दवाई है, उसको मंजूरी मिल गई। ये है जी ब्रिटेन के स्वास्थ्य नियामकों ने, ठीक है जी, हेल्थ रेगुलेटरी जो है वहाँ की, उसने तो कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दी है। ये मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी MHRA ने बताया कि एंटीवायरल लेगेरियो को हल्के से माध्यम कोविड-19 लक्षण वाले
रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को कम करने में प्रभावी एवं सुरक्षित पाया गया है। यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद ने बताया कि एंटीवायरल को कोविड-19 के लिए घर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी देने में यूके दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। IMS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका नाम है जी चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। तो इस शताब्दी एक्सप्रेस को ट्रेन के विश्व स्तरीय रखरखाव, पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों यानी मल्टीपल मैनेजमेंट में आती है सारी चीज़ें, बहुत सारा अलग अलग तरीके का मैनेजमेंट जो अच्छी तरीके से कराए। इसमें क्या है? विश्व स्तरीय रखरखाव, पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों, यात्रियों की सुविधाजनक एवं सुरक्षित यात्रा के लिए IMS प्रमाणन यानी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। IMS सर्टिफिकेट ये ISO का होता है, जैसे इस ISO का एक टाइप है। ठीक है जी। ISO जो गुणवत्ता के लिए और इको के लिए दिया जाता है, ये 9001 2015 और ISO 14001 2015 और ISO 45001 2018 हैं। जिसको ये मिल जाती है वे उसको माना जाता है। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, भारत की पहली IMS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ट्रेन जो है वो थी हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज भोपाल एक्सप्रेस, जो दिल्ली से भोपाल के बीच में चलती है, ये थी। अब 2-4 क्वेश्चन है इससे संबंधित, उनको ले लेंगे। और ये वही है जो पिछले 2-3 दिन में हमने कराए आपके, उनमें से ये पूछे जाते हैं, हम तैयार करते हैं जिससे आपका रिवीजन भली प्रकार से होता रहे। तो पहला क्वेश्चन ले लेंगे, क्या है पहला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में चर्चित NROL 87 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया। SpaceX इनकी कंपनी है। SpaceX ने अमेरिका के लिए एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है जी। और कंपनी के फाल्कन रॉकेट द्वारा इसको ले जाया गया है। नेशनल रिकॉनिनेंस ऑफिस NRO द्वारा नियंत्रित संचालित इन उपग्रहों को वर्ष 1961 से लॉन्च किया जा रहा है। NRO हर साल कई उपग्रहों को लॉन्च करता है। इन टॉय उपग्रहों को डिजाइन और निर्माण करने का कार्य भी NRO करता है। नेक्स्ट है जी, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे भारत में कहाँ पे है? J&K या कश्मीर में, भारत में कश्मीर लिख लेंगे। ठीक है जी, भारत में कश्मीर, ये सबसे बड़ा कैफे। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कैफे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है। इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया था आपको। वसीम शाह द्वारा बनाए गए कैफे का नाम है स्नोग्लू। कैफे का नाम क्या है? स्नोग्लू, गुलमर्ग, कश्मीर, भारत। इससे पहले सबसे बड़े इग्लू कैफे कहाँ पे था? स्विट्जरलैंड में था। ये बर्फ से बनाया हुआ घर होता है, बर्फ से बना हुआ घर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका ये, दिल्ली का हरा फेफड़ा किसे कहते हैं? अरावली जैव विविधता पार्क को दिल्ली का हरा फेफड़ा कहते हैं। दिनांक 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस पर अरावली जैव विविधता पार्क को भारत के पहले अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट OECM के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करेंगे तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अरावली को OECM बनाने का प्रस्ताव दिया गया था और उसे मंजूरी मिली गई है। तो किसके द्वारा दी गई? IUCN द्वारा OECM टैग प्रदान किया जाता है। IUCN जो कि डेटा बुक रखती है, IUCN ही जो दुर्लभ प्रजाति होती है, एक रेड बुक होती है, रेड बुक को भी यही जारी करती है IUCN। IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए जो विश्व स्तर पर कार्य करने वाली संस्था, ये है IUCN। नेक्स्ट बात करेंगे हम पावरथॉन 2022 हैकाथॉन किस मंत्रालय से संबंधित है? ये है जी, पावर का मतलब बिजली से हो गया, विद्युत से, लाइट से, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। हाल ही में दिनांक 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय बिजली एवं MNRE मंत्री RK सिंह ने पावरथॉन 2022 का शुभारंभ किया। तो इसमें क्या था? यह पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना RDSS के तहत एक हैकाथॉन प्रतियोगिता है। इसका आयोजन का उद्देश्य बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को खोजना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसके बारे में आप हमें बताओगे
कमेंट में कि वन ओशन समिट में मेज़बानी किस देश ने की। वन ओशन समिट ने मेज़बानी मैंने बता दिया आपको। वन ओशन समिट ने मेज़बानी किस देश ने की, किसने होस्ट किया, फ्रांस ने किया। तो इसके बारे में जो भी अन्य जानकारी है, वन ओशन समिट के बारे में जो अन्य जानकारी है, आप लोग मुझे बताओगे कमेंट के माध्यम से। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। आज के जितने भी टॉपिक थे वे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थे और परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों को भी बताइएगा इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। यहाँ मिलेगा आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।